अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, हम लिवर पैथोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको जनरल सा उसका जो एनाटॉमी है वो तो बता दी। उसमें मैंने आपको एक मॉडल तो बता दिया था कि एक होता है हेपेटिक लोबुलर मॉडल और दूसरा एक और मॉडल है जिसके हिसाब से हम लिवर को हमने डिवाइड किया है, वो होता है ट्रायंगुलर मॉडल है। मतलब वो उसमें हमने क्या किया है कि जो सेंटर में हेपेटिक वेन थी ना हमारे लोब्यूल में, उससे लेकर हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है अप टिल द एंड ऑफ द लोब्यूल, जिस तरह लोब्यूल एंड हो रहा था वहां तक। और आपको पता है कि कोने में यहाँ पर क्या था, ट्रायड था। इधर भी एक ट्रायड है, इधर भी एक ट्रायड है, जिसमें वी हैव द हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। ठीक है, तो इनको हमने एक पूरा ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल को बनाने का मकसद ये है कि इसको हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड फ्लो। अब जाहिर सी बात है कि ब्लड यहाँ से आ रहा है और हेपेटिक वेन में सारा का सारा ड्रेन हो रहा है। ठीक है, मतलब इधर से आ रहा है ब्लड और हेपेटिक वेन में जाते जाते वो सारा मिल जाता है। यहाँ से जब आता है तो आपका हेपेटिक आर्टरी का अलग होता है, पोर्टल वेन का अलग होता है, फिर सारे साइनोसाइड्स मिलकर हेपेटिक वेन में ड्रेन कर जाते हैं। यानी कि सारा ब्लड जो मिल जाता है वो हेपेटिक वेन के करीब जाके ज्यादा हो जाता है। यहाँ का भी ब्लड आ रहा है, हेपेटिक वेन के करीब आके सारा ब्लड मिल जाएगा और सारा हेपेटिक वेन में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हेपेटोसाइट्स हेपेटिक वेन के करीब होंगे वो ब्लड ज्यादा अच्छा नरिश्ड होंगे ब्लड से एज कम्पेयर टू वो हेपेटोसाइट्स यहाँ पड़े हुए हैं। अब यहाँ जो पड़े हुए हैं उनको तो दूर दूर से ब्लड मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा साइनोसाइड में आगे वो इन्हें मिल गया, लेकिन जो इधर पड़े हुए हैं उनको तो कितना ज्यादा ब्लड मिल रहा है क्योंकि सारा आ ही इस तरफ रहा है। तो इस हिसाब से हमने इस ट्राइंगल को 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, एक यूं। ठीक है, दिस इज जोन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। जो रिचेस्ट ब्लड सप्लाई है नियरेस्ट टू द हेपेटिक वेन है वो जोन 1 है, दरम्यान में जोन 2 और पेरिफेरल यानी सॉरी डिस्टली जो लोकेटेड है वो जोन 3 है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोबुलर मॉडल है। ठीक है, अच्छा अब मेनली क्योंकि मैंने स्टार्ट तो करना है आपका लिवर फेलियर पहले, फिर हम जाएंगे हेपेटाइटिस की टाइप्स पे, लेकिन उससे पहले जरा सा ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक छोटा सा टॉपिक है आपकी रॉबिन्स में गिवन है, मैकेनिज्म ऑफ लिवर इंजरी एंड रिपेयर। इस वजह से इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ना है, दूसरे इसमें से ना 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बहुत दफा रिपीट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको आएंगे ही, तभी आप कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी लिवर सेल्स इंजर होते हैं किसी भी इंजरी से, एक्यूट इंजरी हो सकती है या क्रॉनिक इंजरी हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ना कोई रिपेयर का मैकेनिज्म अपने पास रखते हैं। याद रखना कि लिवर सेल्स एक ऐसी सेल्स हैं जो बहुत तेजी से रीजनरेट करते हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है। हम लिवर ट्रांसप्लांट अगर करते हैं किसी पेशेंट का, तो हम उस पेशेंट का थोड़ा सा लिवर लेके रिमूव करके दूसरे में लगा देते हैं, और वो जो थोड़ा सा लिवर हम रिमूव करके उस पेशेंट में लगाते हैं जिसमें लिवर नहीं होता, तो पूरा नया लिवर जनरेट हो जाता है। लिवर सेल्स में इतनी रीजनरेशन की एबिलिटी है। ठीक है, अच्छा तो जब कभी भी उनमें इंजरी होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ होते हैं चेंजेस जो वो फौरन अपने अंदर करते हैं। यानी क्या करेंगे, एक लिवर सेल मेरे पास पड़ा हुआ है जो इंजर हो गया अचानक से, वो अपने अंदर फौरी तौर पर साथ बाइल नजर आती है, बाइल की एक्यूमुलेशन कर लेता है, अपने अंदर फैट की एक्यूमुलेशन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये उसके एकदम से चेंज होते हैं क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है इंजरी हुई है, तो इंजरी होगी तो सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी परमेबिलिटी चेंज होगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अब आपकी अगली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एमसीक्यू आता होता है कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें जाहिर सी बात है इसके बाद इस सेल का फेट डिसाइड होता है कि क्या इस सेल ने ये जो इंजर हो गया जिंदा रहना, ये क्या इसको मर जाना चाहिए। अगर इंजरी बहुत सवेयर थी तो उसी टाइम सेल का नेक्रोसिस हो जाएगा। अगर इंजरी इतनी थी कि सेल बर्दाश्त कर गया है लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर खराब हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम्ड सेल डेथ के जरिए यानी एपोप्टोसिस के जरिए डेथ हो जाएगी। और अगर इंजरी बहुत कम थी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो हमारे पास आपका एमसीक्यू आता होता है कि कौन सी वो कंडीशन है जिनमें नेक्रोसिस होते हैं, कौन सी में एपोप्टोसिस होते हैं। तो आपने याद रखना, बुक में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, क्योंकि आपको पता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज हाइपोक्सिया एंड लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई या डिक्रीज ब्लड सप्लाई इज इस्कीमिया। ये दोनों ना एक काइंड ऑफ एक्यूट इंजरी करते हैं, बहुत एक्यूट इंजरी। तो इसमें लिवर सेल्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ करें, और ऐसी इंजरी में लिवर सेल्स का यानी हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस होती है। और इसके ऑपोजिट हमारे पास अगर मैं बात करूं कि वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है या ऑटो इम्यून ड्रग इंजरी होती है। आपको पता है वायरल इंजरीज पे भी हम आगे पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून इंजरीज जो लिवर की होती है वो भी पढ़ेंगे, ड्रग या टॉक्सिन इंड्यूस्ड इंजरी होती है। ये जितनी भी इंजरीज है ना ये थोड़ी सी क्रॉनिक होती हैं एज कम्पेयर टू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। मतलब अब क्रॉनिक ये नहीं होती है, वायरल हेपेटाइटिस में भी हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए होता है वो बिल्कुल भी क्रॉनिक नहीं होता। मतलब यह है कि कंपैरिजन की अगर बात करूँ ना तो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया जितनी जल्दी इंजरी कराती है ना, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, टॉक्सिन हेपेटाइटिस उतनी जल्दी शायद ना कराते हो। तो बहरहाल इनमें जो आपने देखा गया कि हेपेटोसाइट का डेथ का जो पैटर्न है वो एपोप्टोसिस है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने इसलिए की है बिकॉज ये एमसीक्यू में आती है, ये बहुत रिपीटेडली आस्क्ड एमसीक्यू है, इसलिए आपने इसको अपने जहन में रखना है। ठीक है, कि ये 2 कैटेगरीज हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि मैंने आपसे कहा है कि लिवर सेल्स के पास रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है,
जब कभी भी रीजनरेशन पे उसको भी हम दो फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर एक्यूट इंजरी होगी तो रीजनरेशन कैसे होगी, क्रॉनिक इंजरी लिवर की हो जाएगी तो रीजनरेशन कैसे होगी। सबसे पहले तो एक्यूट इंजरी अगर होती है तो हमारे पास जो सपोज ये पूरा लिवर है और इसके कुछ इस एरिया के सेल्स जो है उनकी डेथ होगी, तो जो साथ यहाँ पर पड़े हुए सेल्स होंगे ना, लिवर सेल्स, वही डिवाइड करके उस एरिया को रिप्लेस कर देंगे, मतलब वो डिवाइड करेंगे अपने आप को और वो एरिया ठीक कर देंगे। यानी कि जो सेल्स डेथ हुए हैं जिनकी, उनके साथ वाले सेल्स ने काम कर दिए, ठीक है। एक्यूट इंजरी में ये होता है। अगर बहुत सिवियर एक्यूट इंजरी हो जाए तो हमारे लिवर के पास एक और तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। मतलब आपको पता है कि स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो दुनिया का कोई भी सेल बना सकते हैं, जो भी स्पेशलाइज नहीं होते, ठीक है। तो अभी तो मैंने कहा था कि अगर थोड़ी बहुत इंजरी है, एक्यूट इंजरी है, तो क्या होगा कि जो साथ पड़े हुए हिपैटोसाइट्स हैं वही खुद को डिवाइड करके उस जगह को ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर सवेयर एक्यूट इंजरी है, सवेयर भी है और एक्यूट भी है, बहुत ज़्यादा है कि जो हाल ही हिपैटोसाइट्स है वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो जो लिवर में स्टेम सेल्स पड़े होते हैं ना, वो आकर उनकी हेल्प आउट करते हैं और वो अपने आप को हिपैटोसाइट बना के उस एरिया को ठीक कर देते हैं। लेकिन सवेयर एक्यूट इंजरी में स्टेम सेल्स का रोल अभी भी उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा प्रूवन नहीं है जितना क्रॉनिक इंजरी में। क्रॉनिक इंजरी जब भी होती है ना लिवर को, सपोज हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, जो क्रॉनिक लिवर डिजीजेस करते हैं, इनमें आपकी लिवर इंजरी क्योंकि बहुत आराम से बहुत लंबे अरसे तक होती रहती है, तो हिपैटोसाइट्स जो है वो जाहिर सी बात है कि उस इंजरी में इतना रोल प्ले नहीं करते। उस इंजरी में आपके स्टेम सेल्स ही मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यू के सारे सवाल हैं कि अगर आपकी नॉर्मल एक्यूट इंजरी है तो हिपैटोसाइट्स उसको रिप्लेस करेंगे, सवेयर एक्यूट इंजरी है तो स्टेम सेल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिपैटोसाइट्स के पास इतना एबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंजरी को रिप्लेस करें। और क्रॉनिक इंजरी क्योंकि स्लो गोइंग होती है और बहुत लंबे अरसे तक होती रहती है, तो उसमें आपके स्टेम सेल्स ही मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जाहिर सी बात है, ये तो हमने रीजनरेशन तो तब होती है जब हिपैटोसाइट्स या स्टेम सेल्स के पास इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकें। कभी कभार ये होता है कि इंजरी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पास ना हिपैटोसाइट्स एबल रहते हैं इस बात के कि उस एरिया को रिप्लेस करें, ना ही स्टेम सेल्स रह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से नहीं ये कर सकते रिप्लेस उस एरिया, क्योंकि जो एरिया बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, जाहिर सी बात है कि स्टेम सेल्स को भी और हिपैटोसाइट्स को भी कोई सिग्नल चाहिए होता है कि वो एक्टिवेट हों और वो एरिया को रिप्लेस करें जो एरिया डेथ हो चुकी है जिसकी। अगर कभी इंजरी ऐसी हो कि हमारे पास कोई सिग्नल ही रिलीज ना हो जो स्टेम सेल्स को या हिपैटोसाइट्स को कहे कि भाई इस जगह को रिप्लेस करो, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं एक्टिव होते। तो स्कार फॉर्मेशन उस सिलसिले में होती है हमारे पास जब कभी इंजरी इतनी ज़्यादा सवेयर हो कि जो सिग्नल्स हैं वो स्टेम सेल्स और हिपैटोसाइट्स को भी एक्टिवेट ना कर सकें। स्कार फॉर्मेशन अब किसका काम है, ये भी एमसीक्यू आपका, जो स्टिलेट सेल्स मैंने आपको बताए थे ना, स्टिलेट सेल्स आपके पड़े हुए थे स्पेस ऑफ डिस्क में, ठीक है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। उनका काम ये होता है कि वो स्कार बना देते हैं। और फाइब्रस स्कार जो आपका होता है, आपको पता है कि जब नॉर्मल टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देता है तो वो एरिया हो जाता है नॉन फंक्शनल, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू। और इसमें यही होता है फिर कि अगर किसी के क्रॉनिक लिवर इंजरी है जो बार बार स्टेम सेल्स रिप्लेस कर चुके हैं, फिर भी लिवर इंजर होता जा रहा है, उसके बाद उसके लिवर में फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये जो फाइब्रस टिश्यू है, इसका मसला ये होता है कि ये सिर्फ अपनी जगह पर डिपॉजिट नहीं होता, बल्कि ये आसपास पड़े हुए नॉर्मल हिपैटोसाइट्स को इनक्लोज करता जाता है, फिर ये बढ़ता जाता है। और ये पैटर्न जब आपके पूरे लिवर में शुरू हो जाता है तो इसको हम कहते हैं वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस आपकी एंड स्टेज लिवर डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्कार फॉर्मेशन कभी भी एकदम नहीं होती, हमेशा बहुत प्रोलॉन्ग्ड इंजरी के बाद होती है। और जब स्कार फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब स्टेम सेल्स और हिपैटोसाइट्स भी बस हो चुकी है उनकी, वो इससे ज़्यादा नहीं रिप्लेस कर सकते। तो अब फाइब्रस टिश्यू आ रहा है, फाइब्रस टिश्यू जब लिवर के अंदर आने लग जाए तो लिवर का फंक्शन लूज होने लग जाता है एंड दिस इज कॉल्ड लिवर सिरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ये वाली बात खत्म हो जाती है कि लिवर के क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं। अब हम बात स्टार्ट करेंगे लिवर फेलियर, एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर। अगले पार्ट से अभी तक कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।